हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है और एवोल्यूशन क्या होता है। लास्ट चैप्टर जब हमने किया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हमने पढ़ा था जब कोई भी एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर डीएनए कॉपी होती है। डीएनए कॉपी करके वो अपने अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो जो सिमिलैरिटीज है, जो भी डीएनए है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। लेकिन उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि डीएनए कॉपी के कंसेप्ट में जब डीएनए कॉपी चल रही होती है उस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ एरर आता है, जिसके कारण जनरेशन्स में वेरिएशन आती है। एक जनरेशन और अगले जनरेशन में वेरिएशन आने का कारण जो होता है वो डीएनए कॉपी में एरर है। जब ये वेरिएशन छोटी वेरिएशन जब आपस में मिलती रहती है तो ये वेरिएशन बड़ी होती जाती है। आज से 1000 साल बाद के जो ह्यूमंस होंगे उनमें इतनी ज्यादा वेरिएशन आ चुकी होगी कि वो हमसे बिल्कुल अलग नजर आएंगे। तो ये वेरिएशन जब आपस में कंबाइन होती रहती है, छोटी वेरिएशन जब जुड़ती रहती है तो वो एक एवोल्यूशन को जन्म देती है। जब काफी सारी वेरिएशंस आपस में जुड़ जाती है तो हमारी जो नई स्पीसीज होती है वो पुरानी स्पीसीज से बिल्कुल अलग हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कि उस स्पीसीज ने इवोल्यूट कर लिया, उसने अपने आप को इवोल्यूट कर लिया। इसी को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली एवोल्यूशन क्या है? जब हमारी वेरिएशंस छोटी वेरिएशन जब जैसे कि मेरे बच्चे जब होंगे उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आई होगी, लेकिन वो वेरिएशन इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो डिटेक्ट हो जाए। लेकिन जब उनके बच्चे होंगे तो जो मेरे से वेरिएशन गई है वो वेरिएशन भी उनमें से आएगी और कुछ नई वेरिएशन भी उनमें आएगी। तो मीन्स कि उनमें थोड़ी सी वेरिएशन ज्यादा हो जाएगी, उनके बच्चों में वेरिएशन थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, उससे आगे के जनरेशन में वेरिएशन थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। ऐसे चलते चलते वेरिएशन जो है वो अपने आप को एक्यूमुलेट करती रहेगी, अपने आप को जोड़ती रहेगी, अपने आप को एड ऑन करती रहेगी, जिसके कारण वेरिएशन जो है फिर ज्यादा शो होने लगेगी, वेरिएशन हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जब वेरिएशन दिखनी शुरू हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे कि स्पीसीज ने अपने आप को इवोल्यूट कर लिया, वहां पे एवोल्यूशन आ गया, कुछ चेंज आ गया है। तो ये होता किसके कारण है? डीएनए कॉपी में हुए एरर के कारण होता है। डीएनए कॉपी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण स्पीसीज में वेरिएशन आती है। ये वेरिएशन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है और हमारे लिए यूजफुल भी हो सकती है। ये हमने लास्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके पढ़ा था कि अगर बैक्टीरिया किसी तालाब में रह रहे हैं, उस पानी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, ठंडा पानी में रह रहे हैं और ऐसे स्पीसी बैक्टीरिया में ऐसी वेरिएशन आई है जिसके कारण वो गर्म पानी में भी रह पाएंगे, तो ये उनके लिए एक बेनिफिशियल वेरिएशन है, ये उनके लिए हेल्पफुल वेरिएशन होगी कि वो गर्म पानी में भी खुद को सर्वाइव रख पाएंगे। ये जो वेरिएशन होती है ये हमें असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारा का सारा डीएनए एक ही पेरेंट का होता है, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हमें जो वेरिएशन होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वो थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन थोड़ी ज्यादा दिखती है, इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो हमें ऑब्जर्व हो, लेकिन असेक्सुअल के कंपैरिजन में जो वेरिएशन का लेवल होता है वो सेक्सुअल में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स से डीएनए आना होता है और वो कॉपिंग के दौरान ज्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम सभी एनिमल्स जो है वो आपस में आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। मैं अपने पेरेंट्स से अलग दिख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग दिखते हैं, तो सभी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी फसल के खेत में खड़े हो, मान लो कि आप गेहूं के खेत में खड़े हो, आप गन्ने के खेत में खड़े हो, हमारी एनसीईआरटी में गन्ने का एग्जांपल है, मान लो कि आप गन्ने के खेत में खड़े हो, तो आप सभी देखने में आपको सभी गन्ने एक जैसे ही लगेंगे। अगर मैं आपको कोई एक गन्ना निकाल के दे दूं कि ये गन्ना ए है और उसको वापस वही गन्नों के अंदर ही रख दूं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मेरे हाथ में पहले कौन सा गन्ना था। तो वो सारे देखने में एक जैसे, उनमें वेरिएशन जो है वो काफी कम है, हम उसको फिजिकली देख के जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सेक्सुअल होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें वेरिएशन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके कारण वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मुझे और मेरे पेरेंट्स से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है, तो आप दोनों में से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैं और मेरा भाई अलग है, क्योंकि दोनों की शक्लें अलग अलग है, दोनों में वेरिएशन जो है वो ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। द फर्स्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी बुक में अकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो अकोमुलेशन का मतलब होता है एड ऑन होना, जुड़ते रहना। दो वेरिएशंस होती है, छोटी छोटी वेरिएशन जनरेशंस के साथ साथ एड ऑन होती रहती है और वो धीरे धीरे एक फुल
वेरिएंट बन जाता है, पूरी तरह से अलग हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। और जो वेरिएशंस का आपस में ऐड होने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अकुमुलेशन। अकुमुलेशन का मतलब होता है जुड़ते रहना। मान लो कि कोई जनरेशन फर्स्ट है वो बिल्कुल प्योर वाली थी, उसमें कोई भी जो है वो बिल्कुल कोई भी वेरिएशन नहीं थी। उसके बाद जनरेशन 2 आई, जनरेशन 2 में यहाँ पे कुछ मान लो कि 0.01% जो है वो वेरिएशन आ गई। अब जब यहाँ से जनरेशन 3 आएगी तो इसमें ये वाली वेरिएशन भी आएगी, 0.01 वेरिएशन जो है वो ये वाली भी आएगी, और साथ में यहां से यहां तक पहुंचने में भी इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगी। मान लो कि यहाँ पे भी 0.01% जो वेरिएशन आया, तो टोटल जनरेशन थर्ड जनरेशन में कितनी वेरिएशन आ गई, 0.02% की वेरिएशन आ गई टोटल थर्ड जनरेशन में। अब अगर यहाँ से फोर्थ जनरेशन में चलेंगे हम, तो ये वाली वेरिएशन तो आएगी यहाँ पे, लेकिन इसकी खुद की वेरिएशन भी ऐड होगी। सपोज इसकी 0.2 तो यहाँ पीछे से आई है। सपोज इसमें जब ये बन रही थी तो इसमें खुद में भी 0.001% की जो है वो वेरिएशन आ गई। तो जो टोटल जनरेशन 4 में कितनी वेरिएशन आ गई, 0.021। तो इतनी जनरेशन वेरिएशन जो है वो जनरेशन 4 में आई। तो यहां से लेके और यहां तक जो वेरिएशन है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। तो इसी को हम बोलते हैं अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन है वो एड ऑन होती रहती है, लगातार जुड़ती रहती है। एक जनरेशन की वेरिएशन जो है वो अगली जनरेशन में जाएगी, और जब वो जनरेशन बनी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी होगी। तो पिछले की और नई वाली वेरिएशन दोनों एड ऑन हो जाती है, जिससे वेरिएशन जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे धीरे धीरे जो वेरिएशन ऐसे धीरे धीरे जो है वो एवोल्यूशन आता है, धीरे धीरे वेरिएशन जो है वो बढ़ती रहती है। अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन को हमारी एनसीईआरटी बुक में इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया। पहले जो सिंगल पेरेंट है, जो सिंगल वाला है वो हमारा सिंगल पेरेंट है। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी, रिप्रोडक्शन हमारी होगी असेक्सुअल टाइप की। जब भी हमारे अंदर रिप्रोडक्शन होती है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो वो एक चीज सेम रखता है कि सबका बॉडी डिजाइन सेम होगा। बॉडी स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं होती, लेकिन स्ट्रक्चर के कलर में, उसके टेक्सचर में ये डिफरेंस हो सकता है। जैसे मेरे में और मम्मी पापा का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। मेरे भी 2 आंखें हैं, उनके भी 2 आंखें थे, मेरे भी 2 कान है, उनके भी 2 कान है। मीन्स की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। हो सकता है कि मेरे बालों का रंग उनके रंग से अलग हो, मेरी स्किन का कलर उनके स्किन कलर से अलग हो। तो स्किन कलर या फिर हमारी जो और टेक्सचर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बॉडी का मेन स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट है जो कि असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद वो अपने 2 ऑफस्प्रिंग बना रहा है। हम नोटिस कर पा रहे हैं कि एक ऑफस्प्रिंग में जो है वो हेड का कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, और दूसरे वाले ऑफस्प्रिंग में जो है उसके पैर का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। तो ये उसमें, लेकिन उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दोनों में सेम रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर उनका सेम रहा है, लेकिन कलर की वेरिएशन आ गई है। अब जब उनके आगे बच्चे हुए, पहले रेड वाले के जब 2 बच्चे हुए, तब उसमें वेरिएशन क्या हो चुकी थी कि उसका सिर जो है वो रेड था। अब अगले उसकी जो जनरेशन आएगी उनमें सिर तो रेड होगा ही होगा, साथ में उनकी कुछ ना कुछ वेरिएशन भी आएगी। यही मैंने पहले आपको समझाया था कि फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप में आने पे जो वेरिएशन हुई है वो थर्ड में तो कैरी ऑन होगी, साथ में कुछ नई वेरिएशन भी आ जाएगी। तो उसका रेड सिर जो है वो अगली जनरेशन में तो ट्रांसफर हुआ ही हुआ है। साथ में हम नोटिस कर पा रहे हैं कि उनमें से एक का जो हैंड है वो भी रेड हो गया, और दूसरे का जो हैंड है वो हमारा कुछ स्काई ब्लू कलर का हो गया। और दूसरे वाला जो बच्चा जिसका पैर जो है वो हरा हो गया था, उसका नेक्स्ट जनरेशन जब आई तो उनके पैर तो हरे ही रहेंगे, लेकिन उनमें कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। एक का जो बॉडी कलर है, जो सेंटर वाली बॉडी कलर है, उसका कलर चेंज हो गया, बाकी का दूसरे वाला जो है वो बिल्कुल सेम रहा। उसमें सिर्फ पैर में ही वेरिएशन, जरूरी नहीं है कि वेरिएशन आएगी ही आएगी। कई बार एरर इतना कम होता है कि वो हमें वेरिएशन शो नहीं हो पाती। कई बार वेरिएशन हमें शो नहीं होती तो वहां पे वेरिएशन काफी कम होती है। जैसे मैंने आपको जनरेशन 4 में बताया था कि जो नया एरर आया वो कितना था, वो सिर्फ 0.001 था। तो वेरिएशन होना हर बार जनरेशन जो है वो सेम वेरिएशन आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ बार वेरिएशन काफी कम होती है जिसके कारण वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती। तो यहाँ लास्ट वाले केस में जो वो बिल्कुल सेम कलर का रहा है, उसका रीजन यही है कि उसमें जो हमारा वेरिएशन है वो काफी कम वेरिएशन है, जो कि हमें ऑब्जर्व नहीं हो पा रही, उस वेरिएशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम था जिससे उन्होंने अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन कर किया।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो हमारी हेरिडिटी है। और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिले हैं उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी, और जिस प्रोसेस से वो हमारे अंदर आते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो हमें पता है कि जो कैरेक्टर्स को कैरी करने वाली चीज है वो है हमारी डीएनए। डीएनए के ऊपर काफी सारे जीन्स होते हैं, वो जीन्स ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिटरमाइन करते हैं, वही जो है हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जीन्स में कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। जो जीन्स जो होती है वो हमें फादर और मदर दोनों की मिलनी होती है, और जिसकी डोमिनेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कि वो हमारी हेरिडिटी है। और उसमें भी कुछ वेरिएशंस आ जाती है जिनको हम ट्रेड्स बोलते हैं। ट्रेड्स क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे मम्मी की आंखें जो है वो ब्राउन कलर की थी और पापा की जो आंखें थी वो ब्लैक कलर की थी, और हमें जो जीन्स आएंगे वो फादर और मदर दोनों के जीन्स आने, और हमारा जो कलर होगा वो हमारी फादर और मदर की आईज पे डिपेंड करेगा जीन्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें ना ही पापा जैसी होती है और ना ही मम्मा जैसी होती है, हमारी आंखों का रंग कुछ अलग ही हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स होते हैं किसी चीज का कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हेयर्स जो है वो सब में आएंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके बाल तो होंगे ही होंगे, लेकिन बालों का रंग अगर सबका सेम होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बाल जो है वो एक कैरेक्टर्स है, हमारे हेयर्स जो है वो कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन उनका जो कलर होगा वो हमारा ट्रेड्स होगा। कलर जो है वो सभी का अलग अलग हो सकता है, और उनको हम ट्रेड्स बोलेंगे। जीन्स जो है वो कलर को डिसाइड करती है। हमारे बालों के कलर को डिसाइड करने के लिए हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ जीन्स होते हैं, और कई बार वो जीन्स अलग हो जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण हमारे जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में दो तरह के ट्रेड्स मिलते हैं ईयर्स के अंदर। ईयर्स हमने देखे हुए कि कुछ लोगों के ईयर्स जो होते हैं यहाँ पे पूरी तरह से जुड़े होते हैं, और कईयों के यहाँ से पूरी तरह से फ्री होते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे फ्री है, कईयों का यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है, एयर लूप जो है वो पूरी तरह से जुड़ा होता है। तो जिनका जुड़ा होता है उनको हम बोलते हैं फ्यूज्ड एयर लूप, और जिनका यहाँ से खुला होता है, यहाँ से फ्री होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री एयर लूप। एयर लूप क्या होता है? यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, इसको हम एयर लूप्स बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमंस में दो तरह की वेरिएशंस मिलती है। कुछ में जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे जुड़ा होता है, जिसको हम अटैच्ड या फिर फ्यूज्ड एयर लूप बोलते हैं। जिनका यहाँ से फ्री होता है उसको हम फ्री एयर लूप बोलते हैं। तो ऐसी वेरिएशंस जो है वो हमारे ह्यूमंस में मिलती हैं। जैसे कईयों की एक चिन्ह में यहाँ पे एक मार्क नजर आता है, कईयों के नहीं नजर आता, कईयों में डिंपल आता है, कईयों में नहीं आता। जिनमें डिंपल आया होता है उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाते हैं, जिनके कारण उनके डिंपल पड़ने शुरू हो जाते हैं। कईयों के बालों का रंग अलग होता है, कईयों के बाल कर्ली होते हैं बाय बर्थ। तो ये सब जो है वो ट्रेड्स के कारण होता है। हमारे जो वेरिएशन डीएनए में वेरिएशन होने के कारण ही हमारे अंदर। तो हमें इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ट्रेड्स के बारे में, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के बारे में, इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो साइंटिस्ट ने दी थी, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। उनका नाम है हमारा ग्रेगर जोहान मेंडल। तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इनको अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये इकलौते ऐसे साइंटिस्ट है जिनको मरने के बाद जो है नोबेल प्राइज दिया गया था इनके काम के लिए। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो इनको नहीं मिला था, इनके काम पे किसी और को दिया गया था। तो इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जिसके बेस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि जो कैरेक्टर्स है वो कैसे आगे जनरेशंस में ट्रांसफर होते हैं, कैसे जो है इनहेरिटेंसी जो है वो प्रोसीड करती है। मैकेनिज्म उनका एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो है उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हम उनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की और वो हमें क्या क्या बताता है। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट करेंगे अब हम। तो उसके बारे में पहले मेंडल्स के बारे में कुछ जानते हैं। मेंडल जो है वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने वो जो कि एक चर्च में काम किया करते थे, वो अपने स्टडी के लिए जो है वो वियना में गए थे। वहां पे वो अपनी स्टडीज में को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, जिसके कारण वो वापस चर्च में आके काम करना लग गए थे। उनको गार्डनिंग का काफी शौक था, इसलिए वो वहां पे मटर के पौधे उगाते थे और साथ में दूसरे पौधे भी उगाते थे। तो मटर के पौधे उगाते उगाते उनको जो है वो इनहेरिटेंस के बारे में जो है एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया मिला,
उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों सिलेक्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि जो मटर का पौधा था वो आसानी से उसको कल्टीवेट किया जा सकता था, उसको आसानी से उगाया जा सकता था, वो इजी टू कल्टीवेट था। सेकंड उसका ये था कि वो एक उसका लाइफ स्पैन जो है वो काफी छोटा है। मटर का पौधा जो है वो 1 साल में ही वो बड़ा हो जाता है, अपने उसको फूल भी लग जाते हैं, उसको फल भी लग जाते हैं, मटर लग जाते हैं, उसको 1 साल के अंदर वो खत्म भी हो जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उसका लाइफ टाइम जो है वो छोटा है, वो एक एनुअल प्लांट है, वो 1 साल के अंदर पूरा जो है अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, जिसके कारण उसकी स्टडी करना आसान था। और क्या था, एक और रीजन था कि उसमें काफी वेरिएशंस मिलती है। जो मटर के पौधे होते हैं उसमें काफी तरह की वेरिएशंस होते हैं, कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कईयों का कोई मटर के पौधे हरे होते हैं, कोई पीले होते हैं, किसी के फ्लावर का रंग व्हाइट होता है, किसी का वॉयलेट होता है। तो अलग अलग काफी सारी वेरिएशन जो है वो मटर के पौधे में मिलती है, तो इसलिए भी उन्होंने जो है वो मटर के पौधे को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा जो मटर के पौधे में जितने भी चेंजेस थे वो आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते थे, आसानी से देखे जा सकते थे। वो सारे जो चेंजेस उसमें होते थे, जितने भी उसमें वेरिएशंस आती थी, वो सारी वेरिएशन जो है वो ऑब्जर्व किए जा सकते थे। जैसे कलर आसानी से देख सकते थे, उनकी टोलनेस या फिर शॉर्टनेस आसानी से देख सकते थे। तो इन सभी कारणों के कारण जो मेंडल था उन्होंने मटर के पौधे को जो है अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो चूज किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पौधों पे शुरू किया। उन्होंने क्या किया, 2 तरह के मटर के पौधे ले लिए, एक मटर का पौधा थोड़ा लंबा लिया और एक मटर का पौधा जो है वो स्मॉल लिया। उन्होंने क्या किया, दोनों में फर्टिलाइजेशन करवाई, दोनों में फ्यूजन करवाया, दोनों में जर्मिनेशन करवाई, सेल्फ करवाई और क्रॉस करवाई। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने देखा जितने भी ऑफस्प्रिंग हुए, जितने भी उनके इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जितने भी पौधे बने वो सभी के सभी टॉल थे। उनको देखने की मिला जब उन्होंने एक टोल लिया और एक शॉर्ट लिया तो जितने भी पौधे नए बने वो सारे के सारे नए पौधे जो है वो टोल करैक्टर के थे, उनमें से कोई भी जो है वो शॉर्ट नहीं था। जिससे उनको ये पता लगा कि जो टोलनेस है वो एक डोमिनेटिंग करैक्टर है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की टर्म्स होते हैं, एक डोमिनेटिव करैक्टर्स और एक रिसेसिव। एक होता है हमारा डोमिनेटिव करैक्टर्स। डोमिनेटिव करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को डोमिनेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को डोमिनेट नहीं करवा पाते, अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करवा पाते। अगर आप सिंपली में कहो तो डोमिनेटिव वो करैक्टर्स होंगे जो हमें नजर आएंगे, और रिसेसिव जो वो होंगे जो कि दब जाएंगे। अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक इंटेलिजेंट है और एक नालायक है, तो इंटेलिजेंट की तरफ ही सभी का ध्यान जाएगा, नालायक की तरफ नहीं जाएगा। तो नालायक बच्चा जो होगा वो रिसेसिव होगा क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो वो एक डोमिनेंट होगा, वो हमेशा जो है वो नालायक वाले बच्चे के ऊपर रहेगा, उसको दबा के रखेगा, उसको जो है इंटेलिजेंट के सामने जो रिसेसिव वाला बच्चा, जो नालायक वाला बच्चा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीन्स में भी होता है, जो भी डोमिनेंट करैक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास एक पौधा टॉल है और एक शॉर्ट है, अगर हमारे सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल बन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉलनेस होगा वो हमारा एक डोमिनेंट करैक्टर है, ये डोमिनेंट कर रहा है। और रिसेसिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेसिव हमारा स्मॉल टी हो जाएगा, मींस कि ये शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलनेस को, और जो स्मॉल टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टनेस को। अगर दोनों टी हैं तो मींस कि जो प्लांट है वो हमारा टॉल होगा। अगर हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, जब हमारे जो नए पौधे बने हैं, अगर उन पौधों में एक भी टी प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो पेड़ जो होगा, जो हमारा पौधा होगा, वो टॉल ही बनेगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस है, और टॉलनेस जो है वो एक डोमिनेटिंग करैक्टर है। डोमिनेटिंग करैक्टर मींस टॉलनेस तो हमेशा शो होगी ही होगी। अगर किसी भी ऑफस्प्रिंग में एक सिंगल टी भी आ गया तो वो उसको लंबा कर देगा। अगर उसके पास अगर हमारे किसी में दोनों स्मॉल टी आएंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी हाइट छोटी रहने के लिए। लेकिन अगर उसमें एक भी सिंगल कैपिटल टी आ रहा है, मीन्स कि उसमें एक भी बड़ा टॉल पौधे का जो जीन आ रहा है, उसमें एक भी एलाई आ रही है जो कि टी से रिप्रेजेंट है, टॉलनेस जो है तो उसको लंबा ही करेगी, क्योंकि वो एक डोमिनेंट करैक्टर है। अब आगे क्या हुआ, ये तो था हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी जब हमने एक टॉल लिया और एक शॉर्ट लिया। तो इनमें जितने भी ऑफस्प्रिंग
पैदा हुए वो हमारे सारे कौन से थे, यानी उसमें जो हमारा क्रोमोसोम्स के पेयर थे वो कैसे थे, एक में कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कहाँ से आया, कैपिटल टी जो है वो इस वाले से आया और स्मॉल टी जो है वो इस वाले से आया। एक मान लो कि ये फादर है और ये मदर है, तो एक फादर से कैपिटल टी आया और मदर से स्मॉल टी आया, तो दोनों मिलके क्या बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन सभी चारों के चार प्लांट्स में यही क्रोमोसोम्स का पेयर है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब कैपिटल टी जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलनेस मतलब कि वो लंबा होने वाला, और स्मॉल टी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो शॉर्टनेस है, वो छोटा रह जाएगा। लेकिन जो कैपिटल टी है वो डोमिनेटिंग करैक्टर का है, इसीलिए सभी के सभी पौधों की जो हाइट है वो लंबी होगी। तो शॉर्टनेस वाला करैक्टर था उसको डोमिनेंट ने अपने ऊपर आने ही नहीं दिया, इसलिए किसी भी पौधे की जो हाइट है वो छोटी रही ही नहीं, सभी की हाइट जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट नेचर का था। अब आगे क्या है, जब सेकेंड जनरेशन होगी, ये तो था हमारी फर्स्ट जनरेशन, अब जब सेकंड जनरेशन होगी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने फ्यूज करवाया फर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स को। वो मेंबर्स जो हमें फर्स्ट जनरेशन में मिले थे उनको हमने अब फ्यूज करवाया। अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट जनरेशन में कैसे क्रोमोसोम्स बन रहे थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इनकी पोलिनेशन करवाई, जब इनकी फर्टिलाइजेशन करवाई, जब इनको जर्मिनेट करवाया, तो हमें जो नए पौधे मिले उनमें हमें ये देखने को मिला कि जितने भी पौधे बन रहे हैं उनमें से 1/4 जो पार्ट है वो छोटा रह गया। इसका मतलब ये कि अगर 4 पौधे बन रहे हैं, अगर इन दोनों को मिला के हमने 4 पौधे उगाए, तो 4 में से 3 जो थे वो तो लंबे बने, लेकिन एक पौधा जो है वो छोटा रह गया। मीन्स हर चार में से एक जो है वो स्मॉल टी होगा, मीन्स कि हर 4 में से एक पौधा जो है वो छोटा रह जाएगा। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की पोलिनेशन करवा रहे हैं जिसमें क्रोमोसोम्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी थे, तो हमारे जो सेकंड जनरेशन बनेगी, सेकंड जनरेशन में क्या होगा, हमारा हर 4 में से एक पौधा जो है वो छोटा रहेगा। 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल प्लांट्स आर इन शॉर्ट इन साइड। अगर हमने 8 उगाए थे तो 8 में से 2 छोटे रह जाएंगे। अगर हमने 16 उगाए हैं पौधे तो 16 में से 4 पौधे जो हैं वो छोटे रह जाएंगे और 12 पौधे जो है वो बड़े होंगे। मतलब कि हर चौथा पौधा जो है वो छोटा रहेगा साइज में। हमने देखा कि जब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आए, जब हमारे फर्स्ट जनरेशन के 2 मेंबर्स ने आपस में क्रॉस किया, आपस में पोलिनेशन करवाई, आपस में जर्मिनेशन करवाई, तो हमारी जो सेकंड जनरेशन बनी उसमें से हर 1/4 जो है वो 1/4 पार्ट जो है वो छोटा रह गया, शॉर्ट इन साइड। अगर हमने 4 पौधे उगाए तो 4 में से 3 पौधे जो है वो तो अपनी पूरी हाइट को अटेन किए, जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं, लेकिन एक पौधा जो है वो छोटा रह गया। और उसका कारण क्या था, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। F1 में क्या था, F1 में क्रोमोसोम्स एक टी था, एक स्मॉल टी था, एक स्मॉल टी था, एक स्मॉल टी था। अब जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगी तो सपोज कि यहां से पहले कैपिटल टी आया और यहां से भी कैपिटल टी आया, तो ये पेयर कौन सा बन गया, ये पेयर बन गया हमारा टी टी का, जो कि हमारी टॉल होगा पौधा कंफर्म है कि वो टॉल ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों टी थे। अब क्या सेकंड केस क्या बनेगा, यहां से टी आया, कैपिटल टी आया, और यहां से जो है वो स्मॉल टी आया। पेयर क्या बन गया, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। अब हमें पता है कि अगर एक भी कैपिटल टी आ जाए तो पौधे की हाइट लंबी ही होगी, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का है, वो डोमिनेट करेगा। तो ये वाला पौधा भी कैसा बनेगा, ये वाला पौधा भी टॉल ही बनेगा। अब थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस क्या बनता है, इसके ये वाला टी आ गया, इसका ये टी भी आ गया, 2 बार टी आ गया। अब चांस ये है कि ये वाला स्मॉल टी आ जाए। अगर इस वाले से स्मॉल टी आया और इस वाले से, और हमारे इसमें से जो है वो कैपिटल टी आ जाए, तो पेयर कौन सा बन गया, फिर से पेयर बना, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी। और हमें पता है कि कैपिटल टी जो है वो एक डोमिनेटिंग नेचर का है, तो ये वाला पौधा फिर से कैसा हो जाएगा, ये वाला पौधा फिर से टॉल हो जाएगा। अब लास्ट चांस क्या बनता है, अब यहां से जो है वो स्मॉल टी आए और यहां से भी जो है वो स्मॉल टी आए। अब दोनों स्मॉल टी हैं, कोई डोमिनेट नहीं करेगा, तो इस पौधे की जो हाइट है वो कैसी रह जाएगी, इसकी हाइट जो है वो शॉर्ट रह जाएगी।
तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, 1 2 3 4। 4 में से 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो लंबा होगा और 1 पॉसिबिलिटी है कि वो छोटा होगा। इसीलिए 4 पौधों में से 3 पौधे जो है वो तो लंबे हो रहे थे, सिर्फ 1 पौधा जो है वो छोटा था। हर 4 में से 1 पौधे की हाइट जो है वो हमेशा छोटी ही रहेगी। जितने भी टोटल प्लांट्स बने हैं इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से, इन दोनों के पोलिनेशन से जितने भी प्लांट्स बने हैं उनका अगर हम 1/4 करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट प्लांट्स की काउंटिंग आ जाएगी। हर 4 में से चौथा प्लांट जो है वो छोटा साइज का होगा, 4 में से 1 प्लांट जो है वो छोटा रह जाएगा। उसका रीजन था ये वाला, क्योंकि इसमें जो है वो दोनों के दोनों रिसेसिव आए हैं, दोनों के दोनों रिसेसिव आए हैं, कोई डोमिनेट नहीं करेगा, तो इसका नेचर जो है वो शॉर्ट ही रहेगा। अब यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं फिजियोटाइप की, फेनोटाइप की। फेनोटाइप रेशियो, फेनोटाइप रेशियो क्या होती है? एक ऐसी रेशियो जो हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पे हम देख के क्या बता सकते हैं कि हर 4 में से 3 पौधे बड़े हैं और 1 पौधा जो है वो छोटा है, तो रेशियो क्या बनेगी? 3:1। 3 पौधे जो है वो टॉल होंगे और 1 पौधा जो होगा वो शॉर्ट होगा। ये रेशियो बन जाएगी हर 4 में से 3 बड़े 1 छोटा। तो फेनोटाइप रेशियो क्या बनी? 3:1। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है, PYQ है ये, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि यहाँ पे फेनोटाइप जो रेशियो की वो क्या होती है? फेनोटाइप होता है जो फिजिकली हम देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे फेनोटाइप रेशियो क्या होगी? 3:1। अगर यहाँ पे जेनोटाइपिक रेशियो पूछो जो जीन्स पे पता लगती है तो वो क्या होगी? अगर हमें यहां से जीनोटाइप रेशियो पता करनी होती, जीनोटाइप रेशियो ये क्या होती है? जीन्स पे डिपेंड करती है, जो हम देख के नहीं बता सकते लेकिन ये जीन्स से पता लगता है। अब यहाँ पे जीन्स देखो, यहाँ पे एक कैपिटल टी, तो कैपिटल एक ऐसा है पेयर है जिसमें दोनों ही कैपिटल टी है। इसके अलावा कोई और ऐसा है पेयर है जिसमें दोनों कैपिटल टी हो? नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा पौधा होगा जिसमें दोनों कैपिटल टी होंगे, तो उसकी रेशियो क्या बनी? 1। सिर्फ एक ही होगा। अब देखो ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें एक कैपिटल टी है, तो यहाँ पे एक कैपिटल टी है और यहाँ पे एक कैपिटल टी है, और कोई कैपिटल टी है जिसमें एक कैपिटल टी होना चाहिए, सिर्फ एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मीन्स के कितने हैं वो? 2। उसके बाद कोई एक ऐसी पेयर ढूंढो जिसमें कोई भी कैपिटल टी ना हो, तो एक ही पेयर ऐसा जिसमें कोई भी कैपिटल टी ना हो, वो है हमारा 1। तो ये रेशियो बन गई हमारी जेनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। कहां से आई? उनके जीन्स के सीक्वेंस से। एक ऐसा था जिसके पास दोनों कैपिटल टी थे, दो ऐसे थे जिनके पास एक कैपिटल टी था, और एक ऐसा था जिसके पास कोई भी कैपिटल टी नहीं था। ये दोनों जो है ये टोल होंगे, ये दोनों टोलनेस को रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा शॉर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो था हमारे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या होते हैं? मोनोहाइब्रिड वो होते हैं जहां पे हम सिर्फ एक कैरेक्टर को ही जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ उसकी टोलनेस को ही डिस्कस किया, तो ये तो था मोनोहाइब्रिड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करने की वो कोशिश करूंगा। इसके बाद हम करेंगे डाइहाइब्रिड। उसमें हम क्या करेंगे? 2 कैरेक्टर को साथ में लेके चलेंगे। तो अब डाइहाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं मेंडल ने कैसे किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बाई हाइब्रिड या फिर डाई हाइब्रिड। इसमें 2 करेक्टर्स को साथ में चलेंगे। हमारे पास 2 तरह के मटर के दाने हैं, एक जो है वो पूरी तरह से राउंड है, एक जो है वो पूरी तरह से राउंड नेचर का है और ग्रीन कलर का है। एक पूरी तरह से राउंड है और एक ग्रीन है। दूसरा जो है वो पूरी तरह से राउंड नहीं है, वो रिंकल्ड है। एक जो है वो राउंड है, दूसरा जो है वो राउंड नहीं है, वो रिंकल्ड है, और दूसरे का कलर जो है वो हमारे पास येलो है। तो ये 2 तरह के हम लेके चल रहे हैं, 2 प्लांट्स को लेके चल रहे हैं। एक के जो मटर है वो पूरी तरह से राउंड और ग्रीन है, और एक के जो है वो रिंकल्ड और हमारे पास येलो है। अब यहाँ पे जो हमारा डोमिनेंट करैक्टर होगा, वो डोमिनेंट करैक्टर है हमारा यहाँ पे जो डोमिनेंट करैक्टर होगा वो होगा राउंडनेस। डोमिनेंट क्या क्या होंगे यहाँ पे? डोमिनेंट होंगे हमारे राउंडनेस एंड येलो कलर।
तो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएंगे राउंडनेस और येलो। मीन्स कि अगर कोई प्लांट राउंड है, अगर उसमें एक भी राउंडनेस का जीन आता है तो वो राउंड ही बनेगा, अगर उसमें एक भी येलो कलर का जीन आता है तो वो येलो ही बनेगा। और इसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, रिसेसिव कैरेक्टर आ जाएगा हमारा ग्रीन कलर और रिंकल्ड कैरेक्टर, ये दोनों जो होते हैं ये रिसेसिव है। ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि हमारा जो प्लांट नया बनेगा वो राउंड बनेगा और येलो बनेगा। तो अब हम यहाँ पे हमने पेरेंट ले लिए, ये हमारे पेरेंट हो गए, एक राउंड और एक ग्रीन, एक रिंकल और येलो, इन दोनों को हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाई, इनकी पोलिनेशन करवाई, तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन बनी। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, एक आर, कैपिटल आर यहाँ से आया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था राउंडनेस को, एक स्मॉल वाई यहाँ से आया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था ग्रीन कलर को। उसके बाद एक स्मॉल आर यहाँ से आया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी रिंकल कैरेक्टर को, और एक कैपिटल वाई यहाँ से आया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे येलो कलर को। अब डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट है राउंडनेस, मीन्स कि आर जो है वो डोमिनेंट है, तो वो आर जो है वो यहाँ पे गया और एक आर यहाँ पे गया स्मॉल आर, और यहाँ से स्मॉल वाई यहाँ पे आया और कैपिटल वाई जो है वो यहाँ पे गया। अब इनमें पेयर बन गया एक आर और एक स्मॉल आर का। कैपिटल आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा राउंड को, और जो स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रिंकल को। अब इन दोनों में से जो ज्यादा डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर को शो करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट है हमारा आर वाला, कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए इस वाले मटर की जो शेप होगी, जो हमारे मटर की शेप होगी वो कैसी होगी, वो राउंड शेप होगी, क्योंकि आर जो है वो डोमिनेंट है। उसके अलावा दूसरा पेयर कौन सा बना, दूसरा बना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का। अब इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा होगा, डोमिनेंट होगा येलो कलर का, मीन्स की कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए मटर का जो कलर होगा वो हमारा येलो कलर का होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो मटर बनेगा, मटर का जो पौधा बनेगा, उसके जो मटर लगेंगे वो पूरे राउंड शेप के होंगे और हमारे येलो कलर के होंगे। अब आगे जब इनकी हमने फर्टिलाइजेशन करवाई, जब आगे हमने फर्स्ट जनरेशन को आगे फिर से फ्यूज करवाया, ये हमारी होगी फर्स्ट जनरेशन। इनको जब हमने आगे फिर से फ्यूज करवाया, इनको फिर से हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाई या पोलिनेशन करवाई, तो हमें देखने को मिला कि काफ़ी सारे नए कॉम्बिनेशन बन गए, काफ़ी सारे नए कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिले। सेकंड जनरेशन में हमें जो है वो 315 राउंड और येलो देखने को मिले, 108 जो है वो ग्रीन और राउंड देखने को मिले, 101 जो है वो रिंकल्ड और येलो देखने को मिले, 32 जो है वो हमें रिंकल्ड और ग्रीन देखने को मिले। हमें टोटल 556 सीड्स की ये रेशियो है। तो हमें इससे एक रेशियो मिली जिसको हम जेनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं, सॉरी फेनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। वो रेशियो क्या है, 3 रेशियो 9 रेशियो 1। तो ये रेशियो हमें यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो मिली, जो कि हम इनको देख के बता पा रहे हैं कि हर जब भी हमने उसमें सेटल लगाया, अगर हमने 16 बीज बोए हैं, अगर हमने 16 मटर उगाए हैं, तो उनमें से 9 मटर ऐसे होंगे जो पूरी तरह से राउंड और येलो होंगे, 9 ऐसे होंगे जो पूरी तरह से हमारे राउंड और येलो होंगे, और हमारे इनमें से 16 में से 3 ऐसे होंगे जो कि राउंड एंड ग्रीन होंगे, जो कि 3 ऐसे होंगे 16 में से जो राउंड और ग्रीन होंगे, 9 ऐसे होंगे जो राउंड और येलो होंगे, क्योंकि राउंड और येलो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे, इसलिए ये सबसे ज्यादा होंगे। उसके अलावा हमारे 3 ही ऐसे होंगे जो कि हमारे रिंकल्ड और येलो कलर के होंगे, और सिर्फ 16 में से कोई एक ऐसा होगा जो कि रिंकल होगा और ग्रीन होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम होंगी। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने को मिला कि जो जीन्स हैं वो अपने तरीके से ही इनहेरिटेंट होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो अपनी मर्जी से कहीं से भी ट्रांसफर होते हैं, किसी के साथ भी मिलते हैं, किसी के साथ भी मिलके कुछ ना कुछ नई नई वेरिएशंस बनाते रहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने को मिला कि जीन्स पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और हमारे जो है वो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करवाते हैं। तो ये तो था हमारा मेंडल्स डाई हाइब्रिड जो है वो एक्सपेरिमेंट।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अनबॉर्न बेबी का जो है वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।